हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो बेसिकली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, जब हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन दोनों ही फिनोमिना का, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का सेल के मूवमेंट में, मटेरियल्स के मूवमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैंने आपको लिया है कि हम यदि एक बीकर लें, उसमें हम वाटर लें और उसमें सपोज हम 2-3 ड्रॉप्स इंक की डालें, तो हम देखते हैं कि धीरे 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 ये ड्रॉप्स जो होती हैं वो पूरे वाटर में मिक्स हो जाती हैं और हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। सपोज यदि ब्लू कलर की इंक है तो हमें एक ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। अच्छा, डिफ्यूजन को हिंदी में हम बोलते हैं विसरण। हिंदी में इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है विसरण। अब दो तीन चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो डिफ्यूजन है ये एक फिजिकल प्रोसेस, दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, एक भौतिक प्रक्रिया होती है ये, इसमें कोई बायोलॉजिकल या केमिकल प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, फिजिकल प्रोसेस। डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो दिस इज द फ्री मूवमेंट ऑफ materials from higher concentration to lower concentration. Higher concentration to lower concentration. Higher concentration, जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल जो है, इस जगह पर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। धीरे धीरे ये डिफ्यूज होते जाएंगे, ये पार्टिकल्स जो हैं पूरे वाटर मॉलिक्यूल में डिफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ पर क्या है? लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये हाई टू लो क्या होते जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे, इनका फ्री मूवमेंट होगा। कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों का मूवमेंट, दोनों का कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के मूवमेंट में, इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, सेल के लिए इनका इंपॉर्टेंस क्या है? बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डिफ्यूजन का है कि जो गैसेस के मूवमेंट होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चल, तो ये एक पॉइंट है जो क्लियर हुआ। अब इसी से मिलता जुलता होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है इसी से मिलता जुलता होता है, जिसको कि हम हिंदी में परासरण बोलते हैं। हिंदी में इसको हम बोलते हैं परासरण। देखिए, जो डिफ्यूजन था वो एक फिजिकल प्रोसेस थी, जबकि परासरण क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई लिविंग थिंग इन्वॉल्व है। बायोलॉजिकल प्रोसेस है यानी लिविंग थिंग इन्वॉल्व है। और वो लिविंग थिंग क्या होती है? वो लिविंग थिंग होती है जिसको हम कई तरह से डिनोट कर सकते हैं। सेमी बोल दीजिए आप, डिफरेंशियल बोल दीजिए आप, या आप उसको सिलेक्टिव बोल दीजिए। ठीक है, ये परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, या आप उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलो, डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन बोलो, या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलो।
इसके अक्रॉस यदि होता है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस भी क्या है, अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का ही एक तरीका है, लेकिन वो किसके थ्रू होता है, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या आप उसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलो, या आप उसको डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, डिफरेंशियल या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया जा रहा है कि इस तरफ आप देख रहे हैं कि दो साइड हैं, एक बीच में डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ये डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन है, या हम इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इस मेम्ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर पोर्स हैं जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स को ही क्या करने देंगे, पास होने देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस साइड में, सपोज इसको मैं ए साइड बोल देती हूँ और इसको मैं बी साइड बोल देती हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ए साइड में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली क्या है, स्मॉल है। और यहाँ पर सुक्रोज मॉलिक्यूल, यानी कि हम शुगर बोल सकते हैं कि शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कंपैरेटिवली क्या हैं, लार्ज हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल ही क्या कर रहे हैं, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास कर पा रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल ही अंदर जा पा रहे हैं क्योंकि इनका साइज छोटा है। सुक्रोज के मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाटर, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, वाटर का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ पर है, वो ए साइड में ज्यादा है। और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर किस तरफ जा रहा है, बी साइड जा रहा है, जहां पर शुगर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, शुगर का कंसंट्रेशन हाई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर अपने अपने वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से किस तरफ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। और यदि हम इन दोनों ए और बी को हम यदि कंपेयर करें तो सॉल्यूशन वाइज हम देखेंगे कि वाटर का अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है तो ये कंपैरेटिवली क्या है, डाइल्यूट है, और यहाँ पर ज्यादा है तो ये कंपैरेटिवली क्या है, कंसंट्रेट। ठीक है, यहाँ पर वाटर ज्यादा है इसलिए हम इसको कहेंगे कि भाई ये पतला है, डाइल्यूट है, और यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कंसंट्रेटेड है। तो हमेशा वाटर मूव करेगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो जब भी मैं बोलूंगी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो वो बात कर रही हूं मैं किसकी, सॉल्यूशन की। अदरवाइज वाटर में क्या हो रहा है, अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। क्लियर है एक बात, तो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पर समझ लेते हैं। वाटर कहाँ मूव कर रहा है, इट्स किसके, इट्स हाई कंसंट्रेशन टू टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन यदि मैं कहूं कि सॉल्यूशन वाइज क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में कैसा हो रहा है, तो सॉल्यूशन में वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप पूछिए कि हाइपोटोनिक क्या होता है। कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, यदि सॉल्यूट का अमाउंट कंपैरेटिवली ज्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट कंपैरेटिवली लेस है, कंपैरेटिवली, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यदि सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट कंपैरेटिवली लेस है और सॉल्वेंट कंपैरेटिवली मोर है, ज्यादा है,
तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बात बराबर है, यदि हम सॉल्यूशन वाइज देखें तो वाटर मूव कर रहा है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। कैसे मूव कर रहा है? यदि सॉल्यूशन वाइज हम देखें तो वाटर मूव कर रहा है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो रहा है? जहां पर वाटर ज्यादा होता है तो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन, अपने इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करेगा। वाटर अकॉर्डिंग, इस जब भी हाई टू लो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, अपने हाई टू लो मूव कर रहा है। यदि हम सॉल्यूशन में देखें तो वो हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक मूव कर रहा है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू होगा? अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसके थ्रू हो रहा है? अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी यहाँ पर क्या काम कर रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम कर रही है और वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही जाने दे रही है। यहाँ से शुगर के मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकते, क्योंकि शुगर के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है और वाटर के मॉलिक्यूल का साइज छोटा है। तो वाटर ए साइड से कहाँ जाएगा? बी साइड में जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस भी एक तरह का क्या है? एक तरह का डिफ्यूजन है। बट व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, और वी कैन से solvent from high concentration to low concentration। ठीक है, यानी कि फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और एक और चीज यहां पर हमें इन्वॉल्व करनी है, दैट इज अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, or we can say selectively permeable membrane, or we can say semi permeable membrane। ठीक है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि मेम्ब्रेन क्या होती है। इट्स अ लिविंग स्ट्रक्चर। तो इसलिए ऑस्मोसिस जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इतनी बात आपको समझ में आई? इससे रिलेटेड यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है और कोई डाउट यदि रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जो ऑस्मोसिस होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस को समझने से पहले हमें एक वर्ड को समझना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है बच्चों? टोनिसिटी होती है, इट इज द रिलेटिव concentration
सॉल्यूशन, यानी हमेशा हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे कंपैरिजन करने के लिए। अब सपोज मेरे पास एक बीकर है, 3 बीकर है मेरे पास, 1 2 एंड 3। इन तीनों बीकर में एज अ सॉल्वेंट मैंने ले लिया वाटर, एज अ सॉल्वेंट मैंने क्या लिया, वाटर लिया इन तीनों बीकर में। और इन तीनों बीकर में ही मैंने 100 ml वाटर ले लिया। कितना, सभी में मैंने लिया 100 ml वाटर, सभी में 100 ml वाटर लिया है ईच। ठीक है, अब इसमें सपोज मैं इसको ए नाम दे देती हूँ, इसको बी दे देती हूँ, इसको सी दे देती हूँ। अब इस ए बीकर जिसमें 100 ml वाटर था उसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून शुगर। बीकर बी में मैंने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून शुगर। और सी वाले में मैंने ऐड कर दिया 3 टेबल स्पून शुगर। ठीक है, तो 1 में मैंने किया 1, ए में 1, बी में 2 और 3 में सी में 3 टेबल स्पून शुगर। अब यहाँ पर देखो कि यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, तो ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक एंड दिस सॉल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक। यदि मैं ए और बी को कंपेयर करती हूँ तो ए हाइपोटोनिक हो गया और बी क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। यदि मैं कंपेयर करती हूँ बी और सी को तो दिस टाइम बी क्या हो गया, बी हो गया हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। यदि इन दोनों का कंपैरिजन चल रहा है तो बी क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक और सी क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। सी क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। बी हो जाएगा हाइपोटोनिक और सी क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तो कंपैरिजन, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, एक तो कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन किससे हो रहा है, यहाँ पर 3 तरह के सॉल्यूशंस में मैंने कंपैरिजन आपको बताया है। अब टोनिसिटी क्या है, ये रिलेटिव कंसंट्रेशन है और इस रिलेटिव कंसंट्रेशन को हम 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपो का मतलब ही होता है लेस, कम, लो। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, हाई, मोर। ठीक है, और आइसो का मतलब होता है सेम। अब यहाँ पर हाइपोटोनिक ए है और हाइपरटोनिक बी है क्योंकि इसमें 1 टीस्पून शुगर है और इसमें 2 टीस्पून शुगर है। सॉल्यूट का अमाउंट इसमें ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट ज्यादा है इसलिए ये क्या हुआ, हाइपरटोनिक। इसमें सॉल्यूट कंपैरेटिवली कम है इसलिए ये क्या हुआ, हाइपोटोनिक। मान लीजिए एक और बीकर ले लेती हूँ, इसमें मैं 2 की बजाय क्या कर देती हूँ, एक और बीकर ले लेती हूँ, यहाँ पर एक 4th बीकर ले लेती हूँ जिसमें सेम मैं 100 ml ये क्या लेती हूँ, वाटर लेती हूँ। और उसमें मैं फिर से 1 टीस्पून शुगर ही क्या करती हूँ, 1 टीस्पून शुगर डाल देती हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दे बिकम आइसोटोनिक। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोटोनिक। तो टोनिसिटी 3 तरह की हो गई, सभी को समझ में आया। यदि कंपैरेटिवली एक में वाटर का अमाउंट ज्यादा है यानी वो कम कंसंट्रेशन वाला है और एक में सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे। सॉल्यूट का अमाउंट कम है, वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो हाइपोटोनिक बोलेंगे। यदि दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सेम है, आइसो है, सेम है, तो इसको हम आइसोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टोनिसिटी कितने तरह की हो गई, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। ये जो टोनिसिटी है, ये टोनिसिटी डिटरमाइन करती है कि वाटर अंदर आएगा या बाहर जाएगा। और इस टोनिसिटी से ही 2 तरह का ऑस्मोसिस होता है, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस।
एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। अब बहुत ही फेमिलियर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है कि हमने पानी लिया और पानी में हमने क्या डाली, कुछ रेजिन्स डाल दी, रेजिन्स जिसको हम बोलते हैं किशमिश। अब किशमिश जो होती हैं खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, किशमिश का और भी बहुत यूजेस होते हैं। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को किशमिश खानी चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि ये रिच इन हीमोग्लोबिन होती हैं। शुगर बहुत इंस्टेंट एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, शुगर होती है इनके अंदर। तो ये जो रेजिन्स हैं इनको यदि ये देखें आप, ड्राई फ्रूट्स में इनका इस्तेमाल होता है और हल्की सी ये सूखी हुई होती है। ड्राई फ्रूट्स ही वो होते हैं जिनको हम ड्राई करके खाते हैं उन फ्रूट्स को। तो जब इन सूखी हुई रेजिन्स को हम वाटर में डालते हैं तो हम देखते हैं कि ये रेजिन्स क्या हो जाती हैं, ये स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, यानी कि ये सिकुड़ी हुई हैं। यहाँ पर वाटर जो है, ये जो सॉल्यूशन है बच्चों, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। और इनके अंदर सॉल्यूशन क्या है बच्चों, ये जो सॉल्यूशन है वो हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर क्या करेगा, वाटर मूवमेंट करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर मूवमेंट क्या करेगा, हाइपो टू हाइपर जाएगा, यानी कि वाटर इन रेजिन्स में अंदर जाएगा। इस प्रोसेस को, क्योंकि वाटर अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोस्मोसिस। और उसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों की, ये जो रेजिन्स है वो फूल जाएंगी। अच्छा, इसका ही अपोजिट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम कुछ ग्रेप्स ले लेते हैं जिनको हिंदी में हम अंगूर कहते हैं। अंगूर भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं और बेसिकली अंगूर से ही किशमिश बनती है, आप जानते हैं। तो ये जो अंगूर हैं इनको यदि हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डालें तो ये अंगूर क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाते हैं, श्रंकन हो जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो है दिस टाइम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। और अंगूर के अंदर जो सेल हैं उनका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, वो हाइपोटोनिक है। तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, वाटर इन रेजिन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी। और जब वाटर इन रेजिन से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, श्रंकन हो जाएंगे। श्रंकन गैप्स क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को, क्योंकि वाटर बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर आ रहा है इनसे, क्योंकि बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर कम है, तो यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली, इनिशियली यहाँ ज्यादा है, तो यहाँ से वाटर कहाँ हो जाएगा, इस सॉल्यूशन में मूव आउट कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस। तो यदि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, देखिए यहाँ किशमिश और वाटर के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, यहाँ अंगूर और सॉल्ट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, तो यदि डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन है तो वहां पर या तो एंडोस्मोसिस का प्रोसेस होगा या एक्सोस्मोसिस का होगा। एंडो का कब होगा, एंडो वाटर कब अंदर जाएगा, अंदर जाएगा जबकि बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा और अंदर कैसा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो वाटर अंदर जाएगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। और यदि बाहर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर का अमाउंट कम है, और यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन वाटर का अमाउंट ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर क्या करेगा, वो मूव आउट कर जाएगा और इस प्रोसेस को हम एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। और इस प्रक्रिया में रिजल्ट क्या होगा कि ये जो रेजिन सूखे हुए थे ये फूल जाएंगे एंडोस्मोसिस की वजह से, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन में यदि हम अंगूर डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि आपको क्वेश्चंस बनते हैं। आइए जरा इसको हम कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। ज्यादातर आरबीसी से रिलेटेड एक एग्जांपल पूछा जाता है कि यदि आरबीसीज को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वाटर का मूवमेंट एकदम क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, वाटर बाहर भी आएगा और अंदर भी आएगा, और उनकी साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और वहां पर वो क्या रहेंगी, सेम साइज की रहेंगी, क्योंकि जितना वाटर अंदर जाएगा उतना ही वाटर बाहर आ जाएगा।
यदि हम उनको आरबीसीज को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो देखो बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम डालेंगे तो वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। वाटर में कौन सा प्रोसेस होगा, बाहर की तरफ वाटर निकलेगा, इसको हम बोलेंगे एग्जॉस्मोसिस। और जब भी एग्जॉस्मोसिस होगा, वहां पर सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर आरबीसी क्या हो गई हैं, आरबीसी श्रिंक हो गई हैं, क्योंकि वाटर क्या हो गया है, मूव आउट कर गया है, क्योंकि हमने आरबीसी को रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। कैसा सॉल्यूशन है ये, जिसमें सेल को रखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, यानी कि यहाँ पर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो आप देख रहे हो कि बाहर से वाटर क्या करेगा, अंदर सेल के अंदर एंटर करेगा। और इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, इस प्रोसेस को हमने कहा था एंडोस्मोसिस। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो हो जाएगी वो क्या होगी, स्वेलअप हो जाएगी। ठीक है, सेल जो होगी वो स्वेलअप हो जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि यदि और रखते जाएंगे इसको, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल क्या हो जाए, इतना सारा इसके अंदर पानी आ जाए कि ये सेल बर्स्ट हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक हद तक ही इस वाटर को होल्ड कर पाएगी, उसके बाद ये क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है। तो एंडोस्मोसिस यदि लगातार चलता रहा, तो एनिमल सेल के चांसेस हैं कि वो क्या हो जाए, बर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है ऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस का, जो कि लिविंग बीइंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि कभी फ्रॉस्ट हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। इन सब कंडीशन में प्लांट्स और एनिमल सेल, इन दोनों को ही कंपनसेट करना पड़ता है, वाटर की कम अवेलेबिलिटी और ज़्यादा अवेलेबिलिटी में। तो ये कुछ प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि सेल जो है वो प्लांट सेल है तो क्या होगा। देखिए, यदि प्लांट सेल है तो आपने स्टडी किया है कि प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बच्चों, वो होती है सेल वॉल। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। और उसके अंदर जो लिविंग स्ट्रक्चर है, वो लिविंग स्ट्रक्चर है एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, और जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में दो लेयर होती है, एक होती है अंदरूनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर एक और टफ लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अंदर इसमें और अदर कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि इसमें न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर सपोज मैंने इसको न्यूक्लियस बना दिया। और इसके अलावा आपने देखा है कि जो प्लांट सेल होती है, उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसमें ज्यादातर पानी होता है, और बाहर जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, अदर चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक प्लांट सेल का। अब सपोज इस प्लांट सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया। कैसे सॉल्यूशन में रखा हमने, इसको दोनों ही कंडीशन में मैं आपको बता देती हूँ। यदि हमने इसको रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं हम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों, आप जानते हैं कि ये जो सेल वॉल है वो फ्रीली परमेबल है, ये तो कोई कंट्रोल नहीं करती है मटेरियल के आने जाने को। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल है, या हम इसको डिफरेंशियली परमेबल कहें, ये सिलेक्टिवली परमेबल है ना। तो जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, तो मेरे को छोटा डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा सेल का, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैंने छोटा डायग्राम यहाँ पर बनाया है। तो आप ये देखेंगे कि यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम रखते हैं, तो ये वैक्यूल में से सारा पानी क्या हो जाएगा, इस वैक्यूल में ज्यादातर क्या है, वाटर। तो ये वाटर क्या हो जाएगा, ये मूव आउट कर जाएगा। वाटर क्या कर जाएगा, मूव आउट कर जाएगा। किस कंडीशन में मूव आउट कर जाएगा ये, जब हम इसको रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगी, ये सिकुड़ जाएगी। वैक्यूल छोटा हुआ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, छोटा हो जाएगा यहाँ पर।
और न्यूक्लियस भी छोटा हो जाएगा और वैक्यूल भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि हम देख पाएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम रखेंगे तो हमने कहा जैसे एनिमल सेल में सेल क्या होगी, श्रिंक होगी, तो प्लांट सेल भी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और क्योंकि प्लांट सेल में यहाँ पर सेल वॉल भी है तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, यदि हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें दिखाई देगा, एक गैप दिखाई देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में। इस कंडीशन में सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। श्रिंक तो है वो तो कॉमन नेम है, इसको स्पेसिफिक कंडीशन दी हमने प्लाज्मोलाइज्ड सेल, या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। जबकि प्लांट सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें और प्लांट सेल की जो सेल है वो क्या हो जाए, क्योंकि ये सेल वॉल तो थिक है, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, ये फ्रीली परमेबल है, अंदर बाहर कुछ भी जाता रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है तो यहाँ से वाटर जब मूव आउट करेगा, यहाँ से वाटर जब मूव आउट करेगा, यहाँ से वाटर मूव आउट करेगा तो ये धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी और सिकुड़ कर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में सेल्यूलर कंटेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल सेल क्या हो गई, श्रिंक हो गई। इस कंडीशन में इसको हम प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं। ये कब होगा, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम इसको रखेंगे। अब यदि मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमने सेल को रख दिया कहाँ पर, ये जो प्लांट सेल है इसको रखा हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो बट नेचुरल है कि सेल क्या होगी, सेल थोड़ी सी, क्योंकि ये सेल वॉल है, ये इसको रेजिस्ट करेगी फूलने के लिए, और जो सेल्यूलर कंटेंट ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिस्टेंट हो जाएगी, थोड़ी सी ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। लेकिन एक एडिशनल लेयर है, ये इसको और ज्यादा फूलने नहीं देगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर वैक्यूल भी क्या होगा, बहुत बड़ा सा वैक्यूल आपका बन जाएगा, यहाँ पर कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा, और कंपैरेटिवली सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पर देखनी है कि स्वेलअप या श्रिंकिंग दोनों ही सेल में होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, क्योंकि दोनों ही सेल में है, प्लांट में भी और एनिमल सेल में, लेकिन एनिमल सेल के चांसेस ज्यादा हैं कि वो बर्स्ट हो जाए। प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल है, तो वो सेल वॉल क्या करेगी, यहाँ से ये जो फूलेगा इसको वो रोक देगी, और वॉल क्या करेगी, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी इसके ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर लगाएगी। इस प्रेशर को बच्चों हम बोलते हैं वॉल प्रेशर। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर। और इस वॉल प्रेशर की वजह से ये जो प्लांट सेल है वो बस्ट नहीं होगी, इस वॉल प्रेशर की वजह से प्लांट सेल बस्ट नहीं होगी, जैसा कि हमने किस में देखा था, एनिमल सेल में देखा था। ये स्वेलअप तो हो जाएगी लेकिन ये बस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेल वॉल का एक एडवांटेज भी है प्लांट सेल के लिए। तो एक जो टर्म है प्लाज्मोलिसिस, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन जाता है, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है कि यदि एनिमल सेल और प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो क्या होगा। तो एनिमल सेल जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या हो सकती है, बर्स्ट हो सकती है, लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने इस टॉपिक में आपके साथ में डिस्कस किए हैं। इनसे रिलेटेड यदि क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। दिस इज ममता।